हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था एलन बोल रहा होता है नोरा हमारा पहला टारगेट है। ये टोनी स्टार्क की एक्स गर्लफ्रेंड है जो कि उसके साथ में 3 साल तक रही है और अभी भी ये लोग सीक्रेटली मिलते रहते हैं। ऊपर से जब इसकी मॉम हॉस्पिटल में थी ना, तब टोनी स्टार्क ने इसके लिए एक फाउंडेशन खोल दी और अब उसी फाउंडेशन के पैसे से ना नोरा की मॉम का इलाज हो रहा है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भले इन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन टोनी ना अभी भी इसकी सबसे ज्यादा केयर करता है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते चलो ये तो बहुत ही अच्छा है, अगर हम लोगों ने शरीर को पकड़ लिया ना तो फिर टोनी स्टार्क हमारे पास दौड़ते दौड़ते आएगा। एलन बोल रहा होता है चलो मैं आप लोगों को ना आगे के लोगों के बारे में बता देता हूँ। जो टारगेट नंबर 2 है उसका नाम है जाओकी और ये टोनी के साथ ही उसके हुडा यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। जब टोनी एक नॉर्मल स्टूडेंट था ना, तब जाओकी अपने हुडा यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी। टोनी ने जाओकी को वक्त वक्त पे ना बहुत ही बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं, जिसके अंदर कुछ विलास और कुछ मिलियंस के फंड्स आते हैं। और जब सियोल में चैरिटी डिनर हुआ था ना, तो वहाँ पे टोनी ने 2 चीजें खरीदी थी। तब टोनी ने ना वहाँ से 2 चीजें खरीदी थी। एक था 500 मिलियन का पियानो और एक कंपनी जो कि एक टाइम पे स्ट्रीमिंग में नंबर 1 हुआ करती थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो बंद हो गई। टोनी ने वो पियानो और वो कंपनी दोनों ही जगह को गिफ्ट कर दिया और अब उस कंपनी का नाम है asleeltv.com, जिसको कि जाओकी ही मैनेज करती है। और हमें ये क्लियर तो नहीं है कि आखिर इन लोगों का रिलेशन क्या है, लेकिन टोनी और जाओकी ना मिलते रहते हैं और जाओकी टोनी के काफी कई लोगों में से एक है। अगली जो हमारी टारगेट है वो है रोया। हम यहाँ पे जितनी भी लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं ना, उसके अंदर ना रोया सबसे पुरानी है। रोया टोनी को हाई स्कूल के टाइम से जानती है। उस टाइम ये अपने हाई स्कूल की कैंपस ब्यूटी हुआ करती थी, लेकिन जब टोनी हाई स्कूल से निकल गया ना, तो उसके रोया से कोई भी कनेक्शंस नहीं हुए। लेकिन फिर अचानक से इन लोगों की ना फिर से मुलाकात हुई। तब जब रोया के डैड की कंपनी थी ना, वो बर्बाद होने वाली थी और ये किसी और फैमिली में अपनी बेटी की शादी कराने के बदले में 500 मिलियन के फंड ले रहे थे। लेकिन उस टाइम पे टोनी स्टार्क ने आके रोया को बचाया था और रोया के डैड को ना फंड्स भी दिए थे। उसके बाद में टोनी ने रोया को ना बहुत सारे गिफ्ट दिए, जिसके अंदर मिलियन के फंड्स भी थे और सबसे बड़ा गिफ्ट था एक 2.7 बिलियन का एवेंजर टावर। मेरे रिसर्च के हिसाब से ना रोया एक बहुत ही जरूरी टारगेट है। उसके बाद में आती है टारगेट नंबर 4 चुयुमो, जो कि अपने प्रोविंस की एक हाई ऑफिशियल की बेटी है। और अभी कुछ टाइम पहले ना चुयुमो और टोनी के बीच में फाइट भी हो गई थी कुछ चीजों को लेके, लेकिन फिर भी यूमो ने टोनी के चैरिटेबल बिजनेस को ना मैनेज करा और टोनी ने यूमो को ना एक हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट कर रखा है। तभी मिस्टर एक्स बोलते हैं एलन एक सेकंड रुको, आखिर टोनी के लिए हमारे पास में टारगेट कितने हैं। एलन बोल रहा होता है अभी तो लिस्ट ना बहुत ही लंबी है, अभी तो मैंने आपको 3-4 लड़कियों के बारे में बताया। इसके बाद में स्कारलेट है, वुशुआंग है, ईहान है और फिलहाल ही डेजी भी है। मैं कह सकता हूँ कि अभी कम से कम ना 1 दर्जन लड़कियां बाकी है और ये तो वो लड़कियां हैं जिनकी ना टोनी से अच्छी खासी इंटरेक्शन है और टोनी ने उन लोगों को बहुत सारा गिफ्ट भी करा है। नॉर्मल लड़कियों को जिनसे कि टोनी ने सिर्फ 1-2 बार बात करी है और जिनसे बहुत ही कम इंटरेक्शन रखा है, मैं तो उनको भूल रहा हूँ। सारे असिस्टेंट्स बोल रहे होते हैं क्या 1 दर्जन लड़कियाँ? सच में टोनी स्टार्क तो बहुत ही क्रेजी इंसान है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते तुम्हारे कहने के हिसाब से अगर हम लोग को टोनी स्टार्क को धमकाना है तो हमें 1 दर्जन लड़कियों को किडनैप करना होगा। एलन बोल रहा होता है ऐसा मैं नहीं बल्कि रिपोर्ट बोल रही है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं कि कैसी फालतू बातें हैं, क्या तुम्हें पता है कि 1 दर्जन लड़कियों को पकड़ना कितना मुश्किल चीज है। और ऊपर से हम यहाँ पहले किसी नॉर्मल लड़की के बारे में बात नहीं कर रहे। इन दर्जनों में से कम 10 लड़कियां तो ऐसी है जो कि बिलियंस के एसेट्स को संभालती है और अगर हम लोग को इनको पकड़ना है ना, तो अपने टॉप असिस्टेंट्स को भेजना होगा। आखिर जो इनकी कंट्री है वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? अगर हम उनके मल्टी मिलियनर्स और बिलियंस को एक साथ में पकड़ लेंगे तो क्या वो हमारे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे? इतने लोगों को कैप्चर करना ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमारी डार्क वेब बंद हो जाएगी। लगता है कि तूने रिपोर्ट बनाते वक्त ना बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया। जैसे तुम्हें न्यूज मिलती गई ना, तुम सब कुछ छापते गए, तुमने बिल्कुल भी इसके अंदर दिमाग नहीं लगाया। घबराते हुए एलन बोल रहा होता है नहीं मिस्टर एक्स ऐसी बात नहीं है। मिस्टर एक्स बोल रहे होते तुम सभी लोग ना सिर्फ किसी कंप्यूटर की तरह हो जो कि सिर्फ और सिर्फ बताया हुआ काम ही करता है। अगर मैं तुम्हारी खुद की सोच की बात करूँ ना, तो तुम सभी लोग खुद की सोच में बहुत ही पीछे हो। क्रिटिकल मोमेंट पे क्या सोचना है और क्या करना है और कैसे रिपोर्ट बनानी है, इसके बारे में तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। देखो मैंने इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को पढ़ लिया था, इसी वजह से मैंने प्रेजेंटेशन को रोक दिया और मुझे पता भी चल चुका है ना कि आखिर 15-20 लोगों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। मेरे हिसाब से हम लोग को टोनी की पहली गर्लफ्रेंड जो की थी नोरा और टोनी की इकलौती बहन जो कि वांग है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना होगा। रिपोर्ट से तुम सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि टोनी और नोरा का ब्रेकअप ना कंप्लीट ब्रेकअप नहीं था। शायद से टोनी का फर्स्ट लव है, इसी वजह से टोनी इसको कम्प्लीटली नहीं छोड़ पा रहा और अगर टोनी इसको सामने रहते हुए नहीं भूल पा रहा तो ये हमारे लिए बहुत ही कमाल की टारगेट है। और दूसरी टारगेट तो और भी बहुत ही कमाल की है जो कि उसकी बहन। चलो फिर भी वो गर्लफ्रेंड तो बना ही लेगा, लेकिन आखिर वो बहन कहाँ से लेके आएगा? मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि अपनी बहन को ना मरते हुए टोनी नहीं छोड़ सकता। ये 2 लोग काफी है उसको यहाँ पे लेके आने के लिए।
सारे बंदे चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं मिस्टर एक्स ना कमाल के है, इनका दिमाग किसी घोड़े की तरह दौड़ता है। एलन भी सोच रहा होता है सच में मैं ना मिस्टर एक्स को गलत एडमायर नहीं करता, इनके अंदर लीडरशिप की ना बहुत ही कमाल की क्वालिटी है। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बोला और सभी इनके वर्ड को फॉलो करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रॉब्लम को ना काफी बारीकी से समझ लेते हैं। काश मैं भी ना इनकी तरह एक दिन बन पाऊँ। सीन चेंज होता है, बुसान के जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग आ गई होती है। डॉक्टर वांग बोल रहे होते मिस वांग फाइनली आप यहाँ पे आई गई, हमारी जो प्रोडक्शन टीम है ना वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है। अब आप यहाँ पे आ चुके हैं तो हम कुछ दिनों के अंदर ही ना शूटिंग को स्टार्ट कर देंगे। और ये देखिए इनसे मिलिए, ये आपकी पर्सनल असिस्टेंट, क्योंकि अब हमारी लीड एक्ट्रेस है इसी वजह से आपको ना हमारी प्रोडक्शन टीम की तरफ से कुछ चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। आपको यहाँ पे एक फर्स्ट क्लास वारंटी वैन दी जा रही है जिसके अंदर आप कपड़े चेंज कर सकती हैं, रेस्ट कर सकते हैं और अगर कुछ बनाना चाहे तो बना भी सकती हैं। सेकेंड चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है वो है चॉपर, जिसका यूज करते हुए आपको ट्रेवल करने के लिए ना बस वगैरह का यूज नहीं करना पड़ेगा। आपको खुद की एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी दी जा रही है जिससे कि हमेशा आपके कपड़े ना डिजाइन रहे। और हाँ, आपको ना कुछ बॉडीगार्ड भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी सेफ्टी एश्योर रहे। वांग बोल रही होती है लेकिन डायरेक्टर मैं तो अभी न्यू कमर हूँ ना, आखिर आप मुझे इतना सब कुछ क्यों प्रोवाइड करवा रहे हो। डायरेक्टर हुआंग बोल रहे होते इतना सब कुछ कहाँ है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है जो कि हम अपने हर एक लीड एक्टर को देते हैं और आपको खुद को ना बाबा न्यू कमर कहने की जरूरत नहीं है। मुझे बिलीव है कि आप भी ना बाकी एक्ट्रेस की तरह काफी आगे जाएंगी। आपकी जो ये वैनिटी वैन है ना ये आपका पर्सनल स्पेस है, आप यहाँ पे पहले थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद में ना हम लोग किसी चीज के ऊपर डिस्कस करना था तो वो काम ना हम बाद में कर लेंगे। वांग बोल रही होती है ठीक है आपका शुक्रिया। आगे जो डायरेक्टर हुआंग होता है वो साइड में आ गया होता है। हुआंग बोल रहा होता है सेक्रेटरी कियान, मैं डायरेक्टर हुआंग बात कर रहा हूँ, आप ना मिस्टर ली को बता दीजिएगा कि वांग हमारे कब्जे में है। उसने आज ही आके हमारी प्रोडक्शन टीम को ज्वाइन करा है और आज शाम तक तो हमारा काम हो भी जाएगा। थोड़ी देर बाद में हम देखते डायरेक्टर हुआंग बोल रहे होते हैं वांग आज रात को ना एक लॉन्च पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ में वहाँ पर चलना चाहोगी। तुम्हें पता है उस लॉन्च पार्टी के अंदर ना इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आएंगे और ऐसी पार्टी में ही ना तुम लोग की पहचान बढ़ती है, क्योंकि अगर तुम लोग की पहचान बढ़ेगी तभी तुम लोगों को काम मिलेगा ना। अभी तुम इंडस्ट्री में ना काफी नई हो, अगर तुम पार्टीज को अटेंड नहीं करती तो तुम्हारे कनेक्शन नहीं बन पाएंगे। मैं तो तुमसे यही बोलना चाहूंगा कि तुम्हें जितने भी बड़े डायरेक्टर्स मिलेंगे ना उनके पास जाओ, जाकर ड्रिंक करो, उनको ना अपने बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देना। ऐसे में अगर उन लोगों को फ्यूचर में कभी भी तुम्हारे ऐसे हाइट और वेट वाली लड़कियों की जरूरत पड़ेगी ना तो वो पक्का से तुम्हें कॉल करेंगे। वांग बोल रही होती है लेकिन डायरेक्टर हुआंग एक प्रॉब्लम है, मैं सभी लोगों से बातचीत तो कर लूंगी लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। क्या मैं वहाँ पे कोक पी सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं ड्रिंक कर लेती हूँ ना तो मैं होश में नहीं रहती और अगर मैं होश में ही नहीं रहूंगी तो मैं बात कैसे करूंगी। डायरेक्टर हुआंग बोल रहे होते लेकिन ये एक मेजर लॉन्च पार्टी है, अगर तुम अल्कोहल की जगह कोक पियोगी तो फिर प्रोड्यूसर्स को लगेगा ना कि तुम काफी एरोगेंटली और हाई बिहेव कर रही हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो तुमको बोल दे कि तुम स्टार्टिंग में इतनी शो ऑफ कर रही हो तो फिर आखिर तुम बाद में फेमस होने के बाद में क्या करोगी। वांग बोल रही होती है डायरेक्टर मैं आपकी बात को समझ रही हूँ लेकिन आप भी मेरी बात को समझिए, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। अगर ड्रिंक करना इतना ही इम्पोर्टेंट है तो फिर मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ना ड्रिंक करके ना मैं सभी को डिसअपॉइंट करूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं पार्टी को अटेंड ही ना करूं। डायरेक्टर हुआंग बोल रहे होते नहीं आपको जाना तो चाहिए ही, एक काम करना आप कोक मत पीना, आप स्प्राइट पी लेना, दोनों ही ना दिखने में सेम लगते हैं इसी वजह से उन लोग को पता ही चलेगा कि आप क्या पी रही हो। वांग बोल रही होती है ठीक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर हुआंग के जाने के बाद में वांग सोच रही होती है मुझे लगा था कि एक्ट्रेस बनने के बाद में ना मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि सच में एक्ट्रेस का वर्ल्ड ना एक दिखावे की दुनिया है। आपका काम भले ही एक्टिंग है लेकिन आपको ना इसे भी काफी आगे की चीजें करनी होती है। जैसे डायरेक्टर हुआंग ने मुझे सब कुछ बताया ना उसके हिसाब से अगर मैं ड्रिंक नहीं करती और सोशल नहीं होती उसका मतलब मुझे काम ही नहीं मिलेगा। लेकिन आखिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, अगर इन लोगों को मेरे काम से फर्क पड़ता है तो इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्टिंग से फर्क पड़ना चाहिए ना। मैं ड्रिंक करूँ या ना करूँ या फिर मैं कैसे भी रहूँ, आखिर इन लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है। वहीं बाहर निकलते हुए डायरेक्टर हुआंग सोच रहे होते लड़की ना फंस चुकी है, एक बार तुम पहले पार्टी में तो आओ, वहाँ पे आने के बाद में ना तुम्हें तो ड्रिंक करनी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हारे लिए पूरा का पूरा वेब क्रिएट कर रखा है जिसमें तुम धीरे धीरे करके ना फंसती जा रही हो बच्ची, और आज रात के बाद में तो मेरा प्लान ना कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा। आगे हम देखते वो लोग पार्टी में आगे होते हैं। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं वांग आओ इनसे मिलो, ये ना हमारी इंडस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं। सबसे पहले है ये डू शाओवई जो कि हांगकांग की बहुत ही फेमस फैमिली डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। डायरेक्टर हुआंग सोच रहे होते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर डू फैमिली वो बहुत ही बड़ी फैमिली है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ली जियामू के दोस्त है।
ये दो लोग हैं जो कि चाइना के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर ना राज करते हैं। एक तरफ है ली जियामू जिसके पास में बहुत सारी फिल्म सिटी है और वो बहुत सारी एक्टिंग एकेडमी को भी ना ऑन करते हैं। उनकी बहुत सारी प्रोडक्शन हाउस है जो कि एक साल में ना बहुत सारी मूवीज को प्रोड्यूस कर देते हैं। और वहीं सामने है डू फैमिली जो कि प्रोडक्शन के मामले में ना सबसे बड़ी फैमिली है। अगर मैंने ली जियामू का काम कर दिया तो फिर इन दोनों दोस्तों की कृपा ना मेरे को बन जाएगी और इससे मेरा और मेरी फैमिली का फ्यूचर ना हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। बस आज ये लड़की ना मेरे प्लान में फंस जाए और हमारा प्लान कामयाब हो जाए। वांग बोल रही होती है, मिस्टर डू आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। तभी शाओवई बोल रहा होता है, एक सेकंड रुको, मुझे अपने हाथों का ग्लास तो दिखाना। मुझे दूर से देख के लग रहा था ना कि अल्कोहल नहीं है। छोटी बच्ची हो क्या तुम यहाँ पे स्प्राइट पी रही हो? वेटर जाओ जाके ना व्हाइट वाइन लेके आओ। डायरेक्टर हुआंग बोल रहे होते हैं, वांग आखिर तुम्हें कैसे कर सकती हो? तुम यंग मास्टर डू को बेवकूफ समझती हो क्या, जो कि तुम उनके सामने स्प्राइट पी रही थी? वो तो अच्छी बात है कि उन्होंने तुम्हारी हरकत का बुरा नहीं माना, वरना तुम्हारा करियर ना हमेशा के लिए यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता। वांग बोल रही होती है, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं ड्रिंक नहीं करती। डायरेक्टर हुआंग बोल रहे होते हैं, वांग यहाँ पे ना सीन क्रिएट मत करो। पार्टी में आने के बाद में तुम यहाँ पे ड्रिंक करने से मना तो नहीं कर सकती, तुम्हें ड्रिंक तो करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे पास में यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या फिर तो तुम यहाँ पे ड्रिंक करो या फिर अपने एक्टिंग करियर को ना हमेशा के लिए भूल जाओ। बिना कनेक्शंस के ना तुम्हें इस इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। और मैं बोल सकता हूँ कि यंग मास्टर डू ना इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर है। बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस थी जो कि इंडस्ट्री में ना बहुत ही बड़ा बड़ा नाम बनने के बावजूद भी इनके सामने एरोगेंस दिखाया और आज वो नाम ना इंडस्ट्री से हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। तो तुम तो सिर्फ यहाँ पे छोटी मोटी न्यू कमर हो, तुम्हें तो इंडस्ट्री से गायब करना बहुत ही आसान है। वांग बोल रही होती है, देखिए डायरेक्टर हुआंग, मैंने ना आपसे फिल्म के लिए भीख नहीं मांगा था, बल्कि मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया था और अपने एक्टिंग से इसको हासिल करा है। मेरा मानना है कि एक एक्टर के तौर पे ना मेरी एक्टिंग में दम होना चाहिए, ना कि इन सारी फालतू चीजों के अंदर। अगर मेरा मन नहीं है ड्रिंक करने का तो यहाँ पे कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता ड्रिंक करने के लिए, लेकिन अगर फिर भी मुझे फोर्स किया जा रहा है ना तो आप अपने रोल को अपने पास में रखिए, ऐसा काम मुझे कभी नहीं करना। वांग सोच रही होती है, डायरेक्टर हुआंग ना भी मुझे काफी अजीब लग रहे हैं। सुबह तक तो ये बहुत ही हम्बल और अच्छे इंसान की तरह ना बिहेव कर रहे थे, लेकिन पार्टी में आने के बाद में तो ये किसी अलग इंसान की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बंदा ना जगह के हिसाब से अपने कैरेक्टर को चेंज कर लेता है। पता है मुझे ना बहुत ही डर लग रहा है कि यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ से कैसे भी करके फटाफट से निकलना होगा। वैसे भी बदर हमेशा कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ही खराब है। उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले 100 बार रोका था। अभी यहाँ पे आने से पहले मुझसे जिलू ने भी बोला था कि ये जगह ना बहुत ही खतरनाक होती है। भले स्क्रीन पे ना एक्टर ही एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में ना हर कोई एक्टिंग करने में माहिर है। काश मैंने उन लोगों की बात को मान लिया होता। अब तो मुझे काफी डर लग रहा है। वांग बोल रही होती है, डायरेक्टर हुआंग मुझे ना आपके साथ में काम नहीं करना, मैं आपकी फिल्म को छोड़ रही हूँ। शाओवई बोल रहा होता है, क्या फिल्म छोड़ रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे सब कुछ तुम्हारे कहने के हिसाब से ही होगा? जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम फिल्म में एंटर करोगे और जब तुम्हारी मर्जी होगी तुम फिल्म से निकल जाओगी। ये ना कोई तुम्हारे भाई का घर नहीं है जहाँ पर तुम कभी भी आओ और कभी भी जाओ। यहाँ से निकलने के लिए ना तुम्हें हमारी परमिशन चाहिए। साथियों फटाफट से ना इस लड़की को पकड़ लो, आज यहाँ से ना बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी शाओवई के बंदे आगे बढ़ते हुए वांग को पकड़ लेते हैं। चिढ़ते हुए वांग बोल रही होती है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम किसी को भी ना जाने आने से नहीं रोक सकते। मुझे बस मेरे बदर को ना एक बार कॉल करने दो, उसके बाद देखो कि वो तुम लोग का क्या हाल करते हैं। शाओवई बोल रहा होता है, मिस वांग आपको ना डरने की जरूरत नहीं है, आज रात के बाद में ना आपका रोल आपसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। शाओवई सोच रहा होता है, तुम जैसे ना मैंने 1000 लड़के देख रखी है। पहले वो अपने रेपुटेशन को बहुत ही आगे रखती है और बहुत ही फालतू बातें करती है, लेकिन सही प्राइस मिलने पे ना उन लोगों का मुंह बंद हो ही जाता है। अगर तुम मेरे प्राइस से भी नहीं मानोगी ना तो मेरे पास में और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह बंद कराने के लिए। लड़की तुम्हारा स्वागत है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के इस जाल में, जहाँ पे आने के बाद में ना सभी का हश्र एक जैसा ही होता है। चिल्लाते हुए वांग बोल रही होती है, डू शावी कमीने कहीं के मैं तुम्हें याद रखूंगी। जब मेरे भाई टोनी को पता चलेगा ना कि तुमने क्या किया है तब वो तुम्हें जिंदा गाड़ देगा। अगर तुम एक रियल मर्द हो ना तो मुझे कॉल करने दो। मेरे कॉल करने के बाद अगर तुम मुझे छू पाओगे ना तो फिर मैं मानूंगी ना कि तुम बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर मेरा भाई यहाँ पे आ गया ना तो वो तुम सभी लोगों को ना एक ही झटके में गाजर मूली की तरह काट देगा। तभी वांग को वाइन पिलाते हुए शाओवई बोल रहा होता है, चुई अपना मुंह बंद कर ले और फटाफट से इस वाइन को पी ले। अगर तुझे अपने भाई की रेपुटेशन की इतनी ही पड़ी थी तो फिर आखिर तू फिल्म इंडस्ट्री में आई ही क्यों? अब यहाँ पे इनोसेंट बनने का ढोंग मत कर। सभी को पता है कि इंडस्ट्री में आने के बाद में ना क्या करना पड़ता है। बेहोश होते हुए वांग सोच रही होती है, मुझे बदर और झीलू की ना वार्निंग को समझना चाहिए था। अगर मैंने आज अपनी डिग्निटी को खो दिया तो आखिर मैं इन लोगों को कैसे फेस करूंगी? इन लोगों ने मुझे 100 बार बोला था कि मैं आने से पहले एक बार सोच लूं। मैं पहले अपने प्राइड के लिए बोल रही थी कि मैं अपने भाई से ना पैसे नहीं लूंगी, लेकिन आगे सब कुछ होने के बाद मैं उनको कैसे फेस करूंगी?
ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, सारी की सारी गलती ही मेरी है। शावई बोल रहा होता है, भाइयों हमारा काम हो चुका है। हुआंग तुम तो बहुत ही कमाल की चीज लेके आए हो। ये लड़की तो एक झटके में ही बेहोश हो गई। ये वाली चीज ना मुझे थोड़ी और दे देना, मैं इसको बाद में किसी और एक्ट्रेस के ऊपर यूज करूंगा। हुआंग बोल रहा होता है, मिस्टर सावई आपको ना किसी और एक्ट्रेस के ऊपर इसको यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो तो आपके लिए ऐसे ही मान जाएंगी। और वैसे भी ये लड़की ना सिर्फ आज के लिए रजिस्ट कर रही थी, आज के बाद में तो ये खुद ही मान जाएगी। अब इसके आगे क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।